नमस्कार YouTube के दुनिया के दोस्तों, मेरा नाम सुमन राय है और आपका स्वागत है दर्पण YouTube चैनल पर। मैं इस चैनल को एक टेस्ट के तौर पर चला रहा था और उस वक्त मैंने कुछ वीडियोस अपलोड किए। कुछ लोगों ने पसंद किया, चैनल को सब्सक्राइब किया, उनको धन्यवाद। लेकिन मैं इस चैनल पर धारावाहिक नहीं था। अब मैंने तय किया है कि मैं इस चैनल को धारावाहिक तौर पर चलाऊँगा और इसमें 3 प्रकार के प्रोग्राम्स लेके आऊँगा। पहला होगा जिसमें हम कहानियाँ सुनेंगे, मेरे द्वारा रचित या दूसरों के द्वारा भेजी गई कहानियाँ इसमें पढ़ी जाएंगी मेरे द्वारा। ये कहानियाँ काल्पनिक भी हो सकती हैं और सच भी हो सकती है, ऐतिहासिक भी हो सकती है। तो हम एक सेक्शन में कहानियाँ सुनेंगे और दूसरे टाइप का प्रोग्राम होगा जहाँ पे हम किसी एक विषय पर चर्चा करेंगे। ये विषय आपसे जुड़ी हुई, हमारी ज़िंदगी से जुड़ी हुई होगी और उसकी गहन अध्ययन की जाएगी उस विषय के ऊपर, और हम जानने की कोशिश करेंगे कि उसमें हम क्या सीख सकते हैं, क्या हमको जानना ज़रूरी है और कैसे कैसे प्रयोग करके हम खुद की मदद कर सकते हैं। तीसरा प्रोग्राम जो होगा वहाँ हम किसी एक समाचार के विषय को उठाएंगे और उसके अंदर छुपे हुए मुद्दों के बारे में बात करेंगे और उस खबर में से हम अपने दृष्टिकोण को पैदा करने की प्रयास करेंगे। हर रविवार को एक कहानी पढ़ी जाएगी जो आपके मनोरंजन व बौद्धिक विकास के लिए किया जाएगा। तो आइए सुनते हैं इस रविवार की पहली कहानी। कहानी अनजान स्टेशन। राकेश हीरे तराशने वाला एक मजदूर है। मूल निवासी वो भागलपुर का है, पर अब गुजरात में काम करता है। पेट की आग इंसान को कहाँ से कहाँ पहुँचा देती है। मिट्टी से इतने दूर, गांव से इतने दूर, वरना कोई क्यों आए। राकेश पूरे 1 साल बाद अपने गांव जाने के लिए निकला है। उसके छोटे बहन की शादी है। रात के ट्रेन में बड़ी मुश्किल से बैठने को जगह मिली है। ट्रेन चल पड़ी है। दरवाजे के पास की सीट पर एक खिड़की में पीठ लगाए कंबल ओढ़े राकेश बैठा हुआ है। खिड़की की कांच वाला शटर पूरा नहीं उतरता है। हवा मार रहा है। रात और घना हो रहा है। ट्रेन की आवाज़ और जुगनुओं की आवाज़ के अलावा कुछ भी जैसे सुनाई नहीं देता। राकेश को बहुत अजीब लगी ये बात। ये का बात हो गई? डिब्बा में कोई आदमी नहीं है का? इतना मुश्किल से तो टिकट मिला रहा, हम ही अकेले चल रहे हैं का ट्रेन में? कोई सुतल रहा होगा तो खर्राटा का भी तो आवाज आना चाहिए। खर्राटा भी नहीं मार रहा है। न पुलिस आई न टीटी आया। कितना अजीब ट्रेन है भाई। पिछले स्टेशन में रुके काफ़ी समय हो चुका था। खिड़की के बाहर चारों तरफ गुप्त अंधेरा। ट्रेन सतपुड़ा और विंध्याचल के पर्वतों के बीच से होकर सरपट दौड़ रही थी। राकेश को जाने क्यों नींद नहीं आ रही। खिड़की के बाहर अंधेरे में कोई रोशनी दिखे कि नहीं, इसी आस में ताके बैठा था। फिर ठंडी हवा ने आंखों को बंद करवा ही दिया। फिर आई एक तेज रोशनी जिसने अंधेरे को चीर के रख दिया। कुछ देर तक वो रोशनी रही और फिर अचानक गायब हो गई। अब तक शमशान से सन्नाटे लिए हुए इस डिब्बे में हलचल मच गई। कई लोग फुसफुसा उठे। वो क्या था? क्या था वो? अरे वो क्या था? क्या था वो? सब बड़बड़ाने लगे। राकेश को इस बात की संतुष्टि हुई कि वो अकेला इस डिब्बे में नहीं है। फिर धीरे धीरे ट्रेन की रफ्तार कम होने लगी
और फिर वो रुक गई। राकेश ने खिड़की का कांच उठाया और देखा कि ट्रेन एक प्लेटफॉर्म पे रुकी हुई है, एक छोटी स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर। फिर उसने देखा कुछ पुलिस वाले उतरे हैं, टॉर्च लेकर स्टेशन का नाम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। स्टेशन का नाम बड़े ही अजीब भाषा में लिखा हुआ था। न हिंदी में लिखा हुआ था, न अंग्रेजी में लिखा हुआ था। कोई पढ़ ही नहीं पा रहा था। बड़ा अजीब है भाई, ऐसा कौन सा स्टेशन है इसमें अंग्रेजी में नाम नहीं लिखा हुआ है? उतर के देखे का, देखे का माजरा है। पुलिस वालन के साथ बहुते लोग उतरे हैं, हम उतर के देखें। स्टेशनवा बड़ा अजीब है रे बाबा, का हाल है इसका? ये इसको बत्ते नहीं जल रहा है, सिग्नल का कोई अता पता नहीं। पिछले साल जब गए रहे इसी जगह से तो गए रहे, तब तो ऐसा कोनो स्टेशन दिखा नहीं रहा। का पता हम सो रहे हो तो निकल गया हो। बड़ा ही अजीब स्टेशन है। थोड़ा आगे बढ़ के देखते हैं और का है स्टेशन में, और का पिछली सदी का छुपा रखे हो भाई। ये देखो, बत्ती का खंबा तो है, पर तेल वाला बत्ती का खंबा है। ये जमाने में तेल वाला बत्ती कौन जलाता है रे? अरे एलईडी का जमाना है, स्टेशन में बत्ती तेल वाला, और वो भी रेड़ी का तेल। खैर आज भी गांव देहात में रेड़ी के तेल का बत्ती तो इस्तेमाल हम लोग किया करते हैं, पर स्टेशन में जमा नहीं। स्टेशन मास्टरों अभी गुमटी में बैठता है। जरा देखे तो जाके, पुलिस वाले भी गए उधर। इतने में राकेश को लगा कि पीछे से कोई आ रहा है। पीछे मुड़ के देखा तो एक बुढ़ा आदमी कंबल लपेटे, धोती पहने, वो भी दक्षिण भारतीय तरीके से राकेश के तरफ बढ़े आ रहा है। राकेश पलटता है और उस वृद्ध व्यक्ति की तरफ आगे बढ़ता है। उस वृद्ध व्यक्ति से राकेश पूछता है, अन्ना, कौन सी जगह है ये? अन्ना अपना झुका हुआ सर ऊपर उठाते हैं और राकेश के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। अन्ना का चेहरा माथे से थोड़ी तक पूरा सपाट, न आँखें हैं, न नाक है, न मुंह है। फिर निकली वो खून जमा देने वाली भूतिया हंसी। राकेश से अब हिला भी नहीं जा रहा था। भूतिया अन्ना पीछे मुड़ा। राकेश ने जमीन की तरफ देखा और वहाँ अन्ना के पांव दिखे जो उसकी तरफ मुड़े हुए थे। फिर राकेश के पांव में थोड़ी जान महसूस हुई और वो भागा डिब्बे की तरफ। सभी डिब्बे में जा चुके थे। अंदर जाकर सबको बताना चाहा, और ये राकेश क्या देखता है, सारी बत्तियां बुझी हुई हैं। राकेश सारी बत्तियां जलाने लगा। ये क्या? जिसे देखता है राकेश
डिब्बे में वही अन्ना की तरह दिखाई देता है। हर किसी का चेहरा सपाट, न आंखें हैं, न नाक है, न मुंह। अब राकेश के चारों तरफ भूतों का डेरा लगा हुआ है। राकेश भागकर दरवाजे तक गया। उसकी नज़र पास नलके के ऊपर लगे हुए आईने पर पड़ी। राकेश ये क्या देखता है? उसके चेहरे का भी वही हाल है। न आंखें हैं, न नाक है, न मुंह। कपार से थोड़ी तक पूरा सपाट। राकेश सर चकरा कर वहीं बेहोश हो जाता है। राकेश की जब आंख खुलती है तब वो खुद को लखनऊ के एक अस्पताल में सोया हुआ पाता है। बड़ी ही विस्मयता के साथ राकेश हर तरफ घूर रहा है और अचंभे से सब कुछ देख रहा है। ठीक उसी वक्त एक डॉक्टर उसकी तरफ बढ़ा चला आता है। अच्छा हुआ आपकी आंखें खुल गईं। पिछले 3 दिन से आप बेहोश पड़े थे। आप जिस ट्रेन से यात्रा कर रहे थे उस ट्रेन का 3 दिन पहले विंध्याचल के पास एक्सीडेंट हो गया था। आप बाकियों के साथ घटनास्थल से बेहोश लाए गए थे। डॉक्टर साहब राकेश को कुछ कहने वाले थे। उसी वक्त राकेश को दूर से आते हुए 2 पांव दिखाई दिए जिन पर दक्षिण भारतीय तरीके से धोती लपेटी हुई थी, जिसे देखकर राकेश को सांप सूंघ गया और वो घबरा के उठ बैठा। अरे आइए सुब्रमण्यम साहब। राकेश, ये वही व्यक्ति हैं जो आपको यहाँ लेके आए थे। बड़े ही सज्जन व्यक्ति हैं। राकेश ने बड़ी मुश्किल से हिम्मत जुटाकर सुब्रमण्यम जी का चेहरा देखा। इस बार इस चेहरे पर नाक, कान, मुंह सब सही सलामत थे। राकेश ने हिचकिचाते हुए दोनों हाथ उठाकर सुब्रमण्यम जी को प्रणाम किया। बदले में सुब्रमण्यम जी ने भी प्रणाम और मुस्कुराहट से जवाब दिया। डॉक्टर शुक्ला, इज ही वेल? Yes, Mr. Subramaniam. This boy is very lucky. He was not injured in physical way. We checked all the internal organs. There was no problem. A little bit of concussion maybe. It will be okay in 2 months. You have to take care, by the way. मतलब नहीं, वैसे तो सब ठीक है, पर आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी होगी अगले 2 महीने तक। हो सकता है थोड़ा चलने, बैठने, उठने में थोड़ा तकलीफ हो, सर में थोड़ा भारीपन लगे। इसलिए थोड़ा अच्छा खाना खाना है और स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। इसका मतलब हमको छुट्टी मिलेगी? हम निकले रहे, बहन की शादी है इसलिए 3 दिन से यहीं पड़े हैं। इसका मतलब संगीत का प्रोग्राम निकल गया होगा। घर वाले चिंता कर रहे होंगे। सामने डोली निकालनी है बहन की। क्या हम जा सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। रिसेप्शन के पास सबका सामान पड़ा है, वहाँ से अपना सामान निकाल लो और थोड़े पेपर वर्क बाकी हैं वो करके फिर तुम आराम से अपने गांव जा सकते हो। राकेश ने सारे काम वहाँ निपटाए, सारे पेपर वर्क पूरे किए और वो गांव के लिए निकलने वाला था। उस वक्त उससे समझ आया कि उसके पास पैसे बहुत ही कम पड़े हैं। इधर भी सुब्रमण्यम जी ने उसकी मदद की और कुछ पैसे उसे दे दिए। अस्पताल से निकलकर राकेश अपने गांव के लिए बस पकड़ने जाता है। अंतर्राज्यीय बस अड्डे से उसे बस मिल जाती है जो अगले रात को उसे एकदम
ऐन वक्त पर अपनी बहन की शादी में पहुंचा देगी। खिड़की से आती मंद मंद हवा और लंबी यात्रा की थकान ने उसकी आंखें बंद कर दी थी। फिर एक जाने पहचाने से सुगंध ने उसकी आंखें खोल दी। ये सुगंध रेड़ी के तेल की थी। शायद सामने वाली सीट पर बैठी भाभी ने लगाया हो।